Hello everyone, I Dr. V. Srivastav welcome you on our YouTube channel MISCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry। क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन में आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है और जो आयनिक कंडक्टेंस होता है वो किन पर डिपेंड करता है, और जो कंडक्टिविटी होती है आयनिक सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर से कि जो मेटेलिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग metallic or electronic conductance। यानी धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहला कारक है नेचर ऑफ मेटल, धातु की प्रकृति। सेकंड है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, यानी प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और तीसरा फैक्टर इसमें टेम्परेचर, यानी ताप। तो आपको बताएं कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है। डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी ताप बढ़ने पर घटता है। तो ये फैक्टर्स हमने बताए जो मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला बताया कि मेटल का नेचर क्या है, यानी धातु की प्रकृति कैसी है। दूसरा बताया आपको कि उसके एक एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और तीसरा बताया टेम्परेचर, जिसमें बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस घटता है। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है उससे। तो हम मेंशन करेंगे अब
factors affecting electrolytic or ionic conductance. वैद्युत अपघटनी चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस को प्रभावित करते हैं, इनमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी विद्युत अपघट्य की प्रकृति। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक है या स्ट्रांग है, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा साइज ऑफ आयंस, जो आयंस इससे मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट से उनकी साइज। तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, and its viscosity। यानी विलायक की प्रकृति, विलायक किस तरह का है, तथा इसकी श्यानता। यानी इसमें जब कोई आयन मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा। चौथा फैक्टर है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनेगा सॉल्वेंट में, उसकी सांद्रता कितनी है। यानी कह सकते हैं विलयन की सांद्रता। और नंबर 5 में टेम्परेचर। यानी ताप। तो ताप बढ़ने पर जो आयनिक कंडक्टेंस है या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है ये बढ़ता है। यानी कह सकते हैं कि इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ताप बढ़ने पर बढ़ता है। तो हमने आपको इसमें बताया कि फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को प्रभावित करते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो दोनों को कंपेयर करके देखें तो मेटालिक कंडक्टेंस में जो नेचर होगा मेटल का, उसके प्रत्येक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर और टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस घटता है। जबकि आयनिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले बताया कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट,
दूसरा बताया कि उसमें जो आयंस फर्निश होंगे, आयंस जो मिलेंगे उनकी साइज़ कितनी है, और तीसरा फैक्टर बताया नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, यानी जो विलायक हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है और उसकी विस्कोसिटी कितनी है। तो ये दो चीज़ें हैं। और उसके बाद से बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, यानी सांद्र विलयन बनाया हमने या तन विलयन बनाया। और लास्ट फैक्टर बताया टेम्परेचर यानी ताप। तो ये ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ता है। तो ये आपको फैक्टर्स बताए कि मेटालिक कंडक्टेंस हो तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो तब कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि जो आयनिक सॉल्यूशंस हैं या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं उनकी आयनिक कंडक्टिविटी हम कैसे मेजर करेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। यानी आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। तो हमको अगर किसी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो इस मेजरमेंट में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 1, अगर हम डीसी करंट यूज़ करें तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन चेंज होने लगता है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में बिल्कुल किसी कंडक्टर या मेटालिक वायर की तरह से सीधे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये दो प्रॉब्लम हैं। पहली प्रॉब्लम आपको बताया कि डीसी करंट चेंजेस concentration of solution। डीसी करंट से जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है, और दूसरा आयनिक सॉल्यूशन cannot be used like a metallic conductor in Wheatstone bridge। यानी यहाँ हमने बताया कि दिष्ट धारा से सांद्रता परिवर्तन
ये एक समस्या है। और दूसरा, आयनिक विलयन को सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज नहीं किया जा सकता। तो हम रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं और चाहें कि हम आयनिक सॉल्यूशन को सीधे यूज़ करें व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो सीधे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो वायर जैसा है नहीं। तो बताया कि ये दो प्रॉब्लम है कंडक्टिविटी मेजरमेंट में। तो पहली प्रॉब्लम, अब जो सॉल्यूशन है उसको देख रहे हैं हम कि सॉल्यूशन क्या है इसका। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, इसके लिए हम एसी करंट यूज करते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग। तो डीसी करंट की जगह पर हम एसी करंट यूज करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम के लिए सेकेंड प्रॉब्लम के लिए हम विशेष प्रकार के डिज़ाइन किए हुए कंडक्टिविटी सेल्स या चालकता सेलों का प्रयोग करते हैं। यानी स्पेशली डिजाइंड कंडक्टिविटी सेल्स यूज्ड, यानी कह रहे हैं कि विशेष प्रकार के चालकता सेलों का प्रयोग। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है आयनिक कंडक्टिविटी मेजर करने में जो आती हैं कि अगर हम डीसी करंट यूज़ करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन ही चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये बताया कि हम आयनिक सॉल्यूशन को सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी मेटेलिक वायर या रेसिस्टेंस की तरह से यूज़ नहीं कर सकते कि इसको लगा दें और उसका रेसिस्टेंस मेजर कर लें। तो पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया गया कि जो डीसी करंट है उसकी जगह पर हम एसी करंट यूज़ करेंगे तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। और दूसरी प्रॉब्लम जो है कि डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक विशेष प्रकार के सेल का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। तो हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी सेल जो एक सिंपल डिज़ाइन का होगा वो कैसा होता है और उसकी सहायता से हम ये जो कंडक्टिविटी होती है आयनिक सॉल्यूशंस की वो कैसे मेजर करते हैं। तो आपको एक सेल बना के हम दिखाते हैं कि कंडक्टिविटी सेल है कैसा।
कि हम लोग एक सिंपल कंडक्टिविटी सेल देख रहे हैं। ये वायर है, प्लेटिनम वायर फॉर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। ये इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का बना हुआ, और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। जिसकी कंडक्टिविटी हमको मेजर करनी है। तो एक सिंपल सा कंडक्टिविटी सेल हमने बनाया है, और इस कंडक्टिविटी सेल में दिखाया कि इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगे हैं दोनों किनारों पर, और ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है उस पर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। तो प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, और इससे हम कंडक्टिंग के लिए जो होता है ये प्लैटिनम वायर जो होता है वो लगा देते हैं। तो ये कंडक्टिविटी सेल है, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं और उसकी सहायता से कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। अब इस मेजरमेंट में प्रॉब्लम क्या है? इस सॉल्यूशन का जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस इक्वल्स हो जाएगा रो इंटू एल अपान ए, या इसको लिख सकते हैं एल अपान कप्पा ए। ये अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ, कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस एल है इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? ये सेल के भीतर पैक्ड है तो एग्जैक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते। दूसरे ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो होता है वो कंडक्टिविटी सेल के भीतर ग्लास ट्यूब में पैक्ड है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है जिसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो सेल कांस्टेंट के बारे में हम आपको बताएं कि सेल कांस्टेंट होता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो प्रत्येक कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है। तो सेल कांस्टेंट जो है उसे हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल कांस्टेंट है, यानी सेल नियतांक। और इसकी वैल्यू होती है
L अपान ए इक्वल्स टू हो गया ये कप्पा ए। तो L अपान ए जो होता है ये सेल कांस्टेंट होता है। प्रॉब्लम यही थी सेल में कि हम लेंथ नहीं मेजर कर सकते और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको मेजर नहीं कर सकते। तो सेल कांस्टेंट यानी L अपान ए जो रेशियो है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इसमें यूज़ करते हैं जिसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर ज्ञात होती है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर और किसी टेम्परेचर पर हमें पता होती है कि कितनी होगी। तो नॉन कंडक्टिविटी मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेटली एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता हो, बिल्कुल सही मान ज्ञात हो कंडक्टिविटी का जिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, उसको हम इस सेल में यूज़ करते हैं। यूजुअली हम इसके लिए KCl सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। KCl solution of accurately known conductivity at various concentrations at a given temperature। मतलब KCl सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो किसी टेम्परेचर पर और डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर वेल नोन है। जैसे हम कह रहे हैं कि 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ले लिया या 0.1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ले लिया या 0.01 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले लिया। तो ये बताया कि KCl सॉल्यूशन जो होता है वो यूज़ करते हैं और KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमको पता है और ये वैल्यू थोड़ा सा करेक्ट कर लें यहाँ पे, ये इससे जो निकाल रहे थे ये G इक्वल्स टू L अपान ए, तो ये K इंटू आर होगा, ये A नहीं होगा, यहाँ A लिख दिया गया था, तो इसे करेक्ट कर लें कि G स्टार इक्वल्स टू है L अपान ए इक्वल्स टू कप्पा इंटू आर के। तो बताया आपको कि नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं और उसकी कंडक्टिविटी हमको पहले से एक्यूरेटली पता है। तो कंडक्टिविटी यानी कप्पा हमको पता है और इस सॉल्यूशन को हम यूज़ करते हैं इस कंडक्टिविटी सेल में रख करके व्हीटस्टोन ब्रिज में। जब व्हीटस्टोन ब्रिज में रखते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम रेसिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और जब रेसिस्टेंस उसका मेजर हो जाता है तो कप्पा हमको पहले से पता है, कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की पहले से पता है और आर हमने मेजर कर लिया तो कप्पा इंटू आर मालूम हो गया, यानी G स्टार या कह सकते हैं L अपान ए की वैल्यू हमको मालूम हो गई। तो इस तरह से हम किसी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट यानी L अपान ए की वैल्यू जो होती है फाइंड आउट कर लेते हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं कि कैसा होगा। तो
ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। और यहाँ जो होता है सोर्स ऑफ EMF। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जो है ये डिटेक्टर है। तो R2 की वैल्यू जो होगी R1 इंटू R4 अपान R3। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस स्टेट में जो कंडीशन होती है उसके अनुसार जो रेसिस्टेंस R2 होगा इसकी वैल्यू R1 इंटू R4 अपान R3 होगी। ये जो R1 है ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, परिवर्ती प्रतिरोध, माने इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो कंडीशन होती है संतुलन की वो R1 अपान R2 इक्वल्स टू होता है R3 अपान R4। इसकी सहायता से हम R2 निकाल लेते हैं, यानी जो कंडक्टिविटी सेल है इसमें जो सॉल्यूशन यूज़ किया उसका रेसिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो रेसिस्टेंस मेजर हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। कंडक्टिविटी पहले से पता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो इसकी सहायता से हम G स्टार यानी जो कंडक्टिविटी सेल है उसके लिए L अपान A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो सेल कांस्टेंट है ये वैल्यू अगर एक बार किसी कंडक्टिविटी सेल के लिए निकल गई तो उसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को रख करके उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है उसको मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं या जो आयनिक सॉल्यूशंस हैं उनकी कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम बताएंगे कि जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन कैसे होता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ जिसे कोलराउज लॉ कहते हैं वो क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो आप वीडियोस देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक्स।